बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है सेकेंड ईयर का। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कूलम्स लॉ की वेक्टर फोर्स वेक्टर फॉर्म तक डिस्कशन की थी। आज हम उससे आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है कि अगर मैं मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ चार्जेस के दरमियान, तो फिर मेरी फोर्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके सामने एक बंदा खड़ा है और आप डायरेक्ट 1 to 1 उसकी तरफ देख रहे हैं, तो आपको उसकी कंप्लीट यानी कि डायरेक्शन होगी। अगर सेंटर में कोई वॉल आ जाती है, सेंटर में कोई चीज़ आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो आपकी उसके साथ जो इंटरेक्शन है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम कंडीशन चार्जेस के साथ है। अगर चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेंगे, पर अगर जैसे ही मैं कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, मीडियम ऑलवेज डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो। इट मीन्स कि मीडियम हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। अगर मीडियम हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करता है, इट मीन्स कि मीडियम के कांस्टेंट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इनवर्स रिलेशन आएगा। तो देखें, बाकी फोर्स तो वैसे ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो मीडियम का कांस्टेंट यानी कि जिसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम का नाम देते हैं, अगर मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तो उसका एफ मीडियम के साथ इनवर्स रिलेशन आएगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एफ वैक्यूम प्रोड्यूस जनरेट किया था और एफ वैक्यूम की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो इट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर की जगह मैं एफ वैक्यूम लिख सकता हूँ। तो इट मीन्स इसकी जगह मैंने एफ वैक्यूम को रिप्लेस किया तो एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम 1/ER आ गया। अगर यहाँ से मैं ER की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो इस इक्वेशन में रीअरेंज किया तो ER की वैल्यू आ गई एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। अब यहाँ पे ER को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सेम क्वांटिटीज़ की रेशो है। तो जब भी सेम क्वांटिटीज़ की रेशो ली जाती है तो नेट आंसर का कोई यूनिट नहीं होता। इट मीन्स ER इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर यूनिट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इट मीन्स इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर ये तो इट मीन्स ये आपके दो MCQs हैं, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। अच्छा, ER को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम का। तो एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन पूछता है, डिफाइन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आप इस इक्वेशन को लेकर डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम इज़ नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे हमने बात की कि जैसे मीडियम इंट्रोड्यूस करवाऊंगा फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स एफ वैक्यूम के अंदर फोर्स मैक्सिमम होगी और जैसे ही हम लोग मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ, इट मीन्स एफ वैक्यूम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मीडियम। अगर ये बात करेक्ट है तो इट मीन्स न्यूमिनेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, नेट आंसर ग्रेटर देन 1 होता है। इट मीन्स ER इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये आपके कुछ MCQs थे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। तो एंड पे हम लोग अपने टॉपिक की डिपेंडेंस और लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो आपकी जो फोर्स है वो डिपेंड करती है या उसको जो इफेक्ट करता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है और वो मीडियम बिटवीन द चार्जेस है। आपको पता है कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम होगी, और मीडियम बिटवीन चार्ज जितना डेंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम हो जाएगी। कूलम ने जब ये लॉ दिया था तो इस लॉ की उसने कुछ लिमिटेशंस डिफाइन की थी। उसने कहा था कि इन लिमिटेशंस के ऊपर आपका कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ होगी तो कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसने कहा था कि पॉइंट चार्जेस का होना ज़रूरी है। उसने कहा था कि स्टैटिक चार्जेस का होना ज़रूरी है। और उसने कहा था कि आपकी फोर्स का जो चेंज है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो इट मीन्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होना ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं फॉर्मूला के अंदर 1/R का स्क्वायर आ रहा होता है। और लास्ट उसने कही थी कि आपका जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻13 मीटर होना चाहिए। अगर इससे लेस होगी तो आपका कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस जनरेट नहीं होंगी। ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक एंड होता है। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम कुछ कॉन्सेप्चुअल MCQs की बात करें तो हम देखते हैं। तो पहला MCQ में लिखा है, कंसीडर वी हैव 2 चार्जेस 2 कूलम एंड 3 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, विच चार्ज विल एक्सर्ट मोर फोर्स। अब वो कहता है कि मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक की मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, एक की 3 कूलम है। तो बताएं कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो कल के लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन प्रूफ की थी F12
इज इक्वल टू माइनस F21। ये क्वेश्चन क्या कहती है कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। तो चार्ज की वैल्यू जो मर्जी हो हमेशा वो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे सेकंड एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कहता है इसमें से कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ कूलम लॉ है। तो ये वाली फॉर्म तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R का स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर, तो जनरल फॉर्म है। अब बाकी दो फॉर्म्स कैसे आती हैं, कॉन्सेप्ट देखें मेरा बेटा कि R यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। अगर इस वाली वैल्यू को मैं R यूनिट वेक्टर की जगह पुट करता हूँ तो मेरा बेटा मेरी क्वेश्चन बन जाएगी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर की जगह R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। मेरा बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, R क्यूब हो जाएगा, बाकी देखिए वही रहेगी। तो इट मीन्स ये वाली फॉर्म भी हमारी करेक्ट है। और अगर इस K की जगह मैं ये वाली वैल्यू 1/4 पुट कर दूँ इस फॉर्मूला के अंदर तो मेरी ये वाली वैल्यू भी करेक्ट होगी। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे माइनस था, ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और नेट आंसर 0 आ जाएगा। मेरा बेटा जब भी फोर्सेस ऐड हो रही होती है उसको नेट फोर्स का फॉर्मूला दिया जाता है और नेट फोर्स हमेशा सेम बॉडी की होती है। बट कूलम्स लॉ के अंदर फोर्सेस डिफरेंट चार्जेस को ब्रेक करेंगे, इसलिए उसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, यानी कि उसको हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट किया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है कि थर्ड लॉ में हमेशा डिफरेंट बॉडीज होती हैं और नेट फोर्स में हमेशा सेम बॉडीज होती हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बट इट्स ऑप्शन ए को मैं ऑप्शन बी में नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर इस तरह से लिखूंगा तो ये नेट फोर्स का फॉर्मूला होगा और नेट फोर्स हमेशा सेम बॉडी यानी कि सिंगल बॉडी ब्रेक करती है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कूलम्स लॉ का खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यू है, लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 4 न्यूटन इन वैक्यूम। कहता है कि वैक्यूम के अंदर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन। कहता है कि अगर अब मैं मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक 8 का इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ तो बताएं मेरी फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे पास फॉर्मूला है ER इज इक्वल टू F वैक्यूम और F मीडियम। मेरा बेटा इसको रीअरेंज करूँ तो F मीडियम मैंने फाइंड आउट करना है, तो F वैक्यूम और F R हो जाएगा। F वैक्यूम की मेरा बेटा मुझे वैल्यू गिवन है 4 और ER की वैल्यू बेटा मुझे गिवन है 8। तो वैल्यू पुट करूँ तो F मीडियम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो F मीडियम का बच्चे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/2 न्यूटन। तो इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा कूलम्स लॉ एंड होता है। लास्ट वीडियो और इस वीडियो को रिलेट करते हुए आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। बच्चे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो जिस साथ में आपको की पॉइंट्स लिखवाता हूँ ये आपने अपने क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं। बेसिकली की पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज के लिए होते हैं। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले उसका इंट्रो लिखेंगे, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। उसकी मेरा बच्चे आप मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, उसकी आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, फिर आप इफेक्ट ऑफ मीडियम लिखेंगे, आप फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स लिखेंगे और आप लिमिटेशंस लिखेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको बताएंगे तमाम की तमाम एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का थोड़ा सा आइडिया, उसके लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज है। ऐसा रीजन या ऐसा स्पेस जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, ऐसे रीजन या ऐसे स्पेस को मेरा बेटा हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। तो देखिए मेरे पास एक चार्ज Q है, ये उसके ग्रीन लाइंस क्या है, उसका रीजन है, उसका स्पेस है। मेरे पास एक चार्ज Q है जिसको पहले मैंने उस रीजन से बाहर रखा। मेरा बेटा जब ये चार्ज Q इस रीजन से बाहर था तो इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स एक्सर्ट नहीं हुई। जैसे ही इस चार्ज Q को यहाँ से उठाया और इस फील्ड रीजन के अंदर लेके आया तो इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की। मेरा बेटा ये मेरा सोर्स चार्ज है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है। इट मीन्स कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोट की कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। मेरा बेटा ऐसे रीजन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन देखें, स्पेस और रीजन अराउंड चार्ज वेयर
इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड का मतलब है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और उस फील्ड की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी। अब उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है मेरा बेटा? जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा होता है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, अगर इधर मूव करेगा तो ये डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में भी आपका टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड क्या है? जितनी फोर्स आपका चार्ज दूसरे चार्ज पे एक्सर्ट करेगा मेरा बेटा वो उस फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया सबसे पहले मुझे माइकल फैराडे ने दिया था और वो आइडिया उसने फील्ड थ्योरी के अंदर दिया था। फील्ड थ्योरी के अंदर उसने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहला पॉइंट ये था कि हर चार्ज अपनी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर मैं चार्ज हूं तो मेरी भी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर आप चार्ज हैं तो आपकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दूसरा पॉइंट उसने कहा था कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरी एक फील्ड है और एक और बंदा है उसकी एक फील्ड है, अगर हम दोनों एक दूसरे की फील्ड्स के अंदर आएंगे तो हमारी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी और हम एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये आइडिया हमें फील्ड थ्योरी ने दिया था और ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। तो डिस्कस करते हैं। फील्ड थ्योरी का आइडिया हमें दिए थे। फील्ड थ्योरी हमें आइडिया देती है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फील्ड थ्योरी का आइडिया किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने पहला पॉइंट कहा कि एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा पॉइंट कहा कि चार्ज प्लेस इन अदर चार्ज फील्ड देन देयर फील्ड्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। के मतलब अगर दो चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में आएंगे तो उनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगी। अब मेरा बेटा फील्ड के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, वो जो फोर्स चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है वो हमें आइडिया देता है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का। मेरा बेटा शिद्दत का आइडिया देता है कि वो फील्ड कितनी शिद्दत से दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो मेरा बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन बात की जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के जो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमें किसका आइडिया देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया देगी। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो F मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स है और Q नॉट मेरा यूनिट चार्ज है। अगर मेरा बेटा इसकी मैं यूनिट्स की बात करूं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट्स होंगे। अगर इन्हीं यूनिट्स को मैं बेस में कन्वर्ट करूं तो न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम होता है एम्पेयर सेकंड। मेरा बेटा इन दोनों वैल्यूज को ऊपर पुट करें तो kg मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा। इसकी मेरा बेटा डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस ml a-1 t-3 होती हैं। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे मेरा बेटा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ जिसको मैं Q से डिनोट करता हूँ, उसके अंदर एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ जिसको हम Q नॉट के साथ डिनोट करते हैं। तो मेरा बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। कंसीडर वी हैव टू चार्जेस, अ सोर्स चार्ज एंड अ टेस्ट चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज Q and the magnitude of a test charge is Q naught, and they are separated by a distance R as shown in figure। अब मेरा बेटा मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं। तो मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q नॉट ओवर R स्क्वायर। वैसे Q1 Q2 होता है, यहाँ पे हम एक चार्ज Q यूज़ कर रहे हैं, दूसरा Q नॉट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए Q नॉट ओवर R का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E इज इक्वल टू F बाई Q होगा। F की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। मेरा बेटा जब हम रिप्लेस करेंगे तो E इज इक्वल टू K Q नॉट ओवर R का स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट हो जाएगा। ये वाला Q नॉट इस वाले Q नॉट से कैंसिल। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? E इज इक्वल टू Q ओवर R का स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इसकी वेक्टर क्वांटिटी लिखूं तो मुझे साथ एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा जो कि इसकी डायरेक्शन को
स्पेसिफाई करेगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मेरा बेटा अब इसी की रिस्पेक्ट से हम लोग 2 MCQs डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला MCQ है फोर्स ऑन अ न्यूट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻² न्यूटन पर कूलम। कहता है कि फोर्स बताएं जो न्यूट्रॉन पे लगेगी कितनी फील्ड की वजह से, 10⁻² न्यूटन पर कूलम की वजह से। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। अगर आपका चार्ज ही 0 हो जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चे, 0 हो जाएगा। यहाँ तक दूसरा MCQ देखे मेरा बेटा, कहता है कि एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट 4 मीटर, कि जब 4 मीटर के ऊपर वो पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। कहता है बताएं अगर उसको 2 मीटर पर रख दिया जाए तो फिर क्या होगी। मेरा बेटा इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि E का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या हो रहा है मेरा बेटा, हाफ। इट मीन्स R की जगह क्या पुट करूँगा, R/2। तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R/2 का होल स्क्वायर। तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू 4/R का स्क्वायर। तो कितने टाइम इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 4E हो जाएगा। तो ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।